हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी की पीवाईक्यू की सीरीज। हमने अभी तक 3 इयर्स का पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस का देख लिया है, जिसमें 2018, 2019 और 2020 कवर हो चुका है। अब इस लेक्चर में हम 2021 का देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा कि हर लेक्चर के स्टार्ट में कहता हूँ, इस लेक्चर में भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठो साथ में। ठीक है, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। सही हो गलत हो वो बात की बात है, पर अटेम्प्ट जरूर करना। और कहाँ गलती हुई ये आप जब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो इसको नोट करना अपना। ठीक है, और जब आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाएं तो एक सेल्फ रिपोर्टिंग भी करना। जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको कमेंट में डालना। ठीक है, और भी लोग डालेंगे। अभी तक लास्ट लेक्चर में मैंने देखा सिर्फ एक ही बच्चे ने डाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग डालो आप। ठीक है, तो इससे आपका ही बेनिफिट होना है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन या कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन इंडिया। ऑप्शंस चार हैं: पंची कमीशन, राजमन्नार कमेटी, कोठारी कमेटी, सरकारिया कमीशन। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सरकारिया कमीशन। आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंटर स्टेट काउंसिल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और ये किस लिए होती है? ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए होते हैं। स्टेट्स, यूनियन 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 यानी सेंटर के बीच में, स्टेट्स और यूनियन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंटर स्टेट काउंसिल में रिजॉल्व होता है। ठीक है, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो भी इंटर स्टेट काउंसिल में रिजॉल्व होता है। ठीक है, हालांकि ये प्रोविजन 1950 से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सेटअप हुआ था 1990 में, और अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन का कब डेट है? 1983 में ये सेटअप हुआ था। ठीक है, और ये सेटअप किस लिए हुआ था? सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बारे में उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने रिकमेंडेशंस देने के लिए। ठीक, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लिया है। तो आप देख रहे हो ना क्या क्या थीम, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो रही है। इंटर स्टेट कमीशन, सरकारी कमीशन, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह भी आप पढ़ाई करो कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जो थीम रिपीट हो रहे हैं, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. लिस्ट 1 में स्टेट है, लिस्ट 2 में कितनी रिप्रेजेंटेशन उनके राज्यसभा में वो दिया हुआ है। ठीक है, राजस्थान की 10 सीट्स हैं, गुजरात की 7 सीट्स हैं, कर्नाटका की 11 सीट्स हैं और पंजाब की 12 सीट्स हैं। इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, सही कौन सा है? तो देखो इसका सही आंसर होगा 1342, यानी राजस्थान की जो है वो 11 सीट्स हैं, और गुजरात की जो है, सॉरी सॉरी, राजस्थान की जो है आपकी 10 सीट्स हैं, गुजरात की जो है 11 सीट्स हैं, और कर्नाटका की जो है 12 सीट्स हैं, पंजाब की है 7 सीट्स। ठीक है, और इसमें जो है एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ये है कि जो लार्जेस्ट स्टेट है जिसका राज्यसभा में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो है यूपी का। उसके पास 31 सीट्स हैं। ठीक है, और कुछ स्टेट्स जो स्मॉलर स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम हुआ, मिजोरम हुआ, इनके पास एक एक सीट्स ही हैं। ठीक है, और ये पूरा टेबल आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में। ठीक, तो और ये काफी फैक्चुअल सवाल भी था। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting the portfolio or departmental system for corporate functioning? पहला है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो देखो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, उसने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे हर मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल का एक चार्ज दिया गया था उसे, और एक डिपार्टमेंट दिया गया था जिसकी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती थी। ठीक है, और जो भी डिसीजन लेता था वो डिसीजन के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक, और ये जो था, ये जो कलेक्टिव कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग होता था उसको रिप्लेस करा है इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है, अच्छा, इससे पहले क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में जो 1700 मतलब 18th सेंचुरी शुरू हुआ है 1761 से, फिर 17, फिर पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, ये सब जितने भी हैं, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट्स, कितने इंडियन काउंसिल एक्ट्स हुए हैं, फिर चार्टर एक्ट्स। ठीक है, ये सब सब एक बार आप देख लेना क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन नहीं आया है डायरेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा।
ठीक है, तो उस सभी को भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज पीसी होटा कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसका आंसर होगा 2003। पीसी होटा कमिटी जो है 2003 में सेटअप हुआ था सिविल सर्विसेज में क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसको रिकमेंड करने के लिए। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और एथिक्स, ये सब भी था। ठीक है, इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 2004 में रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? ऑप्शन है अपने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, उससे एनडीएमए क्रिएट हुआ था। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन जो है उस वाइस चेयरमैन और बाकी जो मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तीसरा है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल, ये चौथा है मनी बिल। यानी मतलब कौन सा बिल ऐसा है जो पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता? तो इसके आंसर पे देखते हैं। और मनी बिल। जो आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल को डिफाइन करता है। आपको पता है कि मनी बिल को लेकर के एक्सक्लूसिव पावर्स लोकसभा में ही है। तो लोकसभा ही इस यहाँ पे क्या कहते हैं, वहीं पे पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल, आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और स्टेट में अगर है तो आफ्टर द असेंट ऑफ गवर्नर। ठीक, आर्टिकल 110 में मनी बिल का डेफिनेशन है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है एक प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक, फिर आर्टिकल 110 सब क्लॉज 1 में मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। और राज्यसभा के पास इसके रिगार्डिंग सिर्फ एडवाइजरी पावर हो सकती है, और मतलब सिर्फ वो एडवाइस दे सकता है, वो भी 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर उसने कोई एडवाइस नहीं दिया या कुछ उसको नहीं उसमें कुछ चेंजेस रिकमेंड किए, ठीक है, तो वो माना जाएगा कि राज्यसभा ने उसको ऑटोमेटिक पास कर दिया है। ठीक है, और जो भी रिकमेंडेशन होती है राज्यसभा की वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि उस रिकमेंडेशंस को मानना है उसको कि नहीं मानना है। ठीक है, मानेगा तो मनी बिल में उस अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाते हैं, नहीं मानेगा तो मनी बिल एज इट इज जैसे लोकसभा पास हुआ है वैसे ही आगे भेज दिया जाता है प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। ठीक है, बाकी बिल्स जो है ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाती है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया सकते, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी में एक दो बार आ चुका है कंफ्यूजन करने के लिए, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक दो बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहला गोलकनाथ केस है, दूसरा केशव नंदा भारती केस है, तीसरा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और चौथा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये किस किस ईयर में हुआ था उस अकॉर्डिंग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दे। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो सबसे पहले हुआ है उसको पहले लिखेंगे, जो सबसे बाद में हुआ है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंड नहीं कर सकती है, ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो उसके लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर आया था 1971 में, जिसमें पार्लियामेंट ने खुद ही ये पावर रिस्टोर कर ली थी कि वो कोई भी पार्ट हो सकता है फंडामेंटल राइट्स का जिसको वो अमेंड कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये सारी पावर रहेंगी। फिर केशव नंदा भारती केस हुआ 1973 में, काफी लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के अंदर, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड करने का पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पास। ठीक है, उसके बाद में फिर जो फोर्थ वाला ऑप्शन था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को और एक्सपेंड कर दिया गया, और कुछ टर्म्स प्रियम्बल में भी डाल दिए गए, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म्स ही डाले गए। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट में।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्रियम्बल रट लेना आपके पास अच्छा, इससे रिटर्न, इससे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता पॉलिटी में, क्योंकि हर हर आपने देखा है 2018 में क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसमें भी एक दो क्वेश्चन आए थे, 19 में भी डिस्कस किया तो भी आए थे, 20 में भी डिस्कस किया तो भी प्रियम्बल पे क्वेश्चन आया है, 21 में भी डिस्कस कर रहे हैं तो भी प्रियम्बल पे क्वेश्चन आया है। देख रहे हो आप, कंटिन्यूअसली प्रियम्बल पे क्वेश्चन आते जा रहा है, तो इसको आप रटोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही है, नुकसान का सौदा नहीं है ये। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और फेडरल। इसका ऑप्शन होगा फेडरल। ठीक है, प्रियम्बल में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस ये सब मेंशन्ड है, फेडरल नहीं मेंशन्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तो फंडामेंटल राइट्स, मतलब कहाँ जो चीजें बोरो की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि इनमें से कौन से बोरोड फीचर्स करेक्टली मैच नहीं है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है क्या? राइट टू प्रिंसिपल आयरलैंड से लिया गया है क्या? रेसिडेंशियल पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या इमरजेंसी पावर जर्मनी से लिया गया है? इनमें से क्या चीजें हैं जो सही मैच है, क्या चीजें हैं जो गलत मैच है? तो आइए देखिए आंसर। देखो, फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया गया है तो पता है अपने को। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी आयरलैंड से लिया गया है। इमरजेंसी पावर्स जो है वो भी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो रेसिडुअल पावर्स हैं वो कनाडा से बोरोड है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी गलत हो जाता है, रेसिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर कनाडा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान रख, देखो लास्ट हमने एक वीडियो में पढ़ा था 2019 या 20 में ही था शायद ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसने तो इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ आपको डायरेक्टली साफ साफ दिख रहा होगा, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यूपीपीसीएस वाले। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50। अब पिछले वाले क्वेश्चन जब हमने देखा था उसमें ये आर्टिकल गलत दे रखा था, उसने आर्टिकल 48 दे रखा था, इसमें सही आर्टिकल दे रखा है। ठीक है, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43A, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड एनेबल देम टू फंक्शन एट यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 40। तो इसमें जो गलत आंसर है वो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स है, आर्टिकल 43A में नहीं दिया है, आर्टिकल 43B में दिया हुआ। ठीक है, और ये 97th अमेंडमेंट 2011 के अंतर्गत में ऐड हुआ है। आर्टिकल 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमूव्ड बाय। मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को किस तरह रिमूव किया सकता है, उसके मेंबर को कैसे रिमूव किया सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नर, उसको रिमूव कर सकता है इम्पीचमेंट मोशन ले आकर के विधानसभा में। दूसरा ऑप्शन है गवर्नर उसको रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद। तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद। चौथा ऑप्शन है गवर्नर सुप्रीम रिमूव कर सकता है हाई कोर्ट की इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि भले गवर्नर उसको अपॉइंट करता है लेकिन रिमूवल जो है उसका प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद अगर निकल के आता है कि मिसबिहेवियर का कंडक्ट है या फिर मिसकंडक्ट का कोई ऐसा इशू है या फिर कुछ ऐसा इशू है जिससे उसको निकालना जरूरी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको हटा सकते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल 315 से 323। ठीक है, ये आप ध्यान पे रखना। और इनका जो रिमूवल प्रोसेस होता है सिमिलर टू यूपीएससी मेंबर्स ही होता है। ठीक है, और रिमूवल ग्राउंड्स हैं मिसबिहेवियर के। ठीक, मिसबिहेवियर है, इन्फॉर्मिटी है, इंसॉल्वेंसी है, इंगेजिंग इन पेड एम्प्लॉयमेंट है आउटसाइड ऑफिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब इनके रिमूवल के ग्राउंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही? पहला स्टेटमेंट बोलता है प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेस ऑफ इट्स समन। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं सही क्या है गलत क्या है। देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि आर्टिकल 87 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को एक साथ असेंबल करके सेशन के स्टार्ट होने से पहले हर साल एक बार एड्रेस करेंगे, और एक बार जब जनरल इलेक्शन खत्म होगा उसका जो पहला सेशन होगा उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करेंगे। ठीक है, इसका पर्पस होता है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है पार्लियामेंट को कि किस लिए उनका समन किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही हैं, प्रोग्राम्स क्या रहे हैं इस साल के लिए, मतलब जो भी नया साल रहेगा उसमें क्या प्रोग्राम्स रहेंगे। ठीक, और इसी को इसको स्पेशल एड्रेस कहते हैं, प्रेसिडेंट के एड्रेस को स्पेशल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है अशोक मेहता कमेटी, दूसरा है एन सिंघवी कमेटी, तीसरा है बी आर मेहता कमेटी कमेटी चौथा है जी के वी राव कमेटी। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जब भी आपको पंचायती राज कमेटी से रिगार्डिंग सवाल पूछे तो बैग याद रखना, BAG बैग। बी फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी यानी BR मेहता कमेटी। ठीक है, सबसे पहला कमेटी ये फॉर्म होता है। ए फॉर अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, दूसरा कमेटी ये फॉर्म होता है। तीसरा है जी के वी राव कमेटी, ठीक है, बैग। ये तीन कमिटी, उसके बाद बाकी कमिटीज फॉर्म हुए थे। बीच में छोटे छोटे कमिटीज फॉर्म हुए थे, पर वो उतना जरूरी नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको याद रखना, जो जरूरी है वो बैग है। ठीक है, बैग आपको याद रखना है, बैग शॉर्ट कम एक्रोनिम याद रखना है, जिससे आपको ये ध्यान पे रहेगा कि कमिटीज के ऑर्डर क्या क्या था। ठीक है, बाकी ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी जो था वो 1957 में फॉर्म हुआ था, और उसने रिकमेंड किया था 3 टियर पंचायती राज। ठीक है, और वो 3 टियर कहाँ का, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, फिर अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने 2 टियर सिस्टम को रिकमेंड किया था, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन जिला परिषद पे हो और रेगुलर इलेक्शंस। ठीक है, और उसका फिर GVK राव कमेटी ने किया था इनका जो रिकमेंडेशन था, इन्होंने एम्फोसाइज किया था कि ग्राम सभा का जो रोल हो वो रूरल डेवलपमेंट में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा कमेटी जो है LM सिंघवी कमेटी 1986 में आया था। इन्होंने रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पंचायती राज के लिए। ठीक है, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, उसका बेसिस यही LM सिंघवी कमेटी ही था। तो ये 3 कमिटीज आपको याद रखना चाहिए ऐसे बैक से। ठीक है, और ईयर आपको याद रखना पड़ेगा 1957, 1977 और 1985। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फैक्ट्स गिवन बिलो। सुकुमार सेन वॉज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और दूसरा है रामा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन रमा देवी फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं रही है, क्योंकि अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुमेन रही ही नहीं है भारत में। ठीक है, पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी रमा देवी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थी, CEC नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक कोई नहीं रहा है एज ऑफ 2025। ठीक है, अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, वो भी अभी आप देख रहे हो काफी न्यूज में भी है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह वो पढ़ के जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बिहार इलेक्शंस के कारण और SIR के कारण वो थोड़े काफी न्यूज में। SIR क्या है ये भी फुल फॉर्म आप ध्यान रख के जाना। ठीक है, और बाकी उसको थोड़ा डिटेल पढ़ लोगे तो UPSC में काम आ जाएगा आपके, अगर UPSC एग्जाम दे रहे हो, नहीं सिर्फ स्टेट पीसीएस देना है आपको, तो SIR का फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, किस स्टेट के लिए हो रहा है ये याद रख लेना, कब से शुरू हुआ ये याद रख लेना, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ऐसा और मेंस में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते तो पढ़ लें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड। आर्टिकल 265, 266, 267 और 268। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 267। ठीक है, ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसको स्टैब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल 267 में उसकी बात कही गई है, और ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पे रहता है, ताकि कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर आ जाए जो अनफोर्सीन हो, जिसका बजट में कोई उसके लिए कोई अलग से प्रावधान निकाला नहीं गया हो। ठीक है, तो वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय निकाल सकते हैं। ठीक है, उस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से उसके लिए पैसे निकाल के दे सकते हैं। ठीक है,
और दूसरे आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 265 जो है वो ये कहता है कि कोई भी टैक्स एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं कलेक्ट किया सकता है। आर्टिकल 266 जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। और आर्टिकल 268 में ड्यूटीज के बारे में मेंशन है जो यूनियन के द्वारा लिवाई की जाती है लेकिन स्टेट्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? जनरल इलेक्शन में वोट करना, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो देखो इस सब में अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी कायदे से पढ़ी है, लगातार पढ़ी है, तो अब तो याद ही हो चुका होगा। तो वोट इन जनरल इलेक्शन जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यूपीएससी में एक बार सवाल भी आ चुका है इसके रिगार्डिंग, 2018 या 19 में आया था, ठीक है। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, लीगल ड्यूटी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आपकी जनरल इलेक्शन में वोट देना। तो अच्छा एक और चीज, जब ये फंडामेंटल ड्यूटी का रिकमेंडेशंस हो रहे थे तो जो स्टार्टिंग में तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे और उसके बाद फिर एक और ऐड किया गया था, तो अब तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो जब रिकमेंडेशंस हो रहे थे तब ये भी एक रिकमेंडेशन था कि फंडामेंटल ड्यूटी में टैक्स बराबर से पे करना और जनरल इलेक्शन में वोट करना, इसको फंडामेंटल ड्यूटी में रखा जाए। लेकिन उस समय 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब पास हो रहा था तो उस समय ये देखा गया कि नहीं नहीं, इसको रखेंगे नहीं, इसको लीगल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में रखते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं रहेगा सिटीजन्स, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following constitutional amendment acts made necessary provision for implementation of GST? यानी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था? ऑप्शन ए 101st अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 102nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 104 104th अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता होगा अभी तक टोटल कितने अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं और कौन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, ये काफी फैक्चुअल है और काफी जनरल नॉलेज का है। जो पॉलिटी कायदे से पढ़ रहे हैं, इस तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना ये चीज तो पता ही रहना चाहिए जीएसटी के बारे में, ये बहुत न्यूज में रहता है। तो इसका आंसर 101st होगा, ठीक है। इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी में और इसने आर्टिकल 246, 269A, 279A इंट्रोड्यूस किया था, इंसर्ट हुआ था इससे आर्टिकल, ठीक है। और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था ताकि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको सबस्यूम करके एक जीएसटी बनाया जाए, ठीक है। अच्छा जीएसटी में स्लैब्स कितने होते हैं? आई होप ये सब आपको पता होगा, ठीक है। 5%, 12%, 18% और 28%, 4 स्लैब्स होते हैं इंडियन जीएसटी में, ठीक है। तो ये सब न्यूज में है तो इसको आप काउंट मतलब ये पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है, चांसेस हैं इसके क्वेश्चन आने के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 साल से 18 साल? 66th अमेंडमेंट, 62nd अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या 63rd अमेंडमेंट? तो इसका ऑप्शन होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 का जो है उसने वोटिंग एज लोकसभा की वोटिंग के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा वगैरह की वोटिंग के लिए 21 साल से 18 साल तक कर दी, ठीक है। और इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 326 को चेंज किया था, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 के जनरल इलेक्शन से और इसका एम था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना यूथ का, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। असर्शन में यानी स्टेटमेंट 1 में कहा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। और रीजन में दिया गया है मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। रीजन तो सही है अपना, असर्शन में एक दिक्कत है। असर्शन में दिक्कत क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट इन जनरल और लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो इन पर्टिकुलर लोकसभा के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट इन जनरल है यानी वो लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना। तो इसलिए अगर ये तीनों दिया रहता लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जनरल तो ऑप्शन ए सही मान सकते थे हम, लेकिन और इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन ए हम गलत मानेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक है।
तो यही दिया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अंडर आर्टिकल 75(3) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली नॉट राज्यसभा, हेंस असर्शन इज फॉल्स। ठीक है। फिर द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइजेज द रिपोर्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है वो कैग की रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है। ठीक है। और ये फाइनेंशियल कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ध्यान रखना है इसमें कोई मिनिस्टर इसमें मेंबर नहीं होता है। ठीक है। और ये जो है कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है जब एक बार कैग अपना पार्लियामेंट में रिपोर्ट ले डाउन करता है। ठीक है। और ये इंश्योर करती है कि जो मनी सरकार खर्चा कर रही है वो पार्लियामेंट के सैंक्शन के अकॉर्डिंग ही खर्चा कर रही है, ना कि उसका मिस यूज हो रहा हो। ठीक है। और ये जो है पॉलिसी मैटर्स को एग्जामिन नहीं करती है, सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को ही देखती है। ऑडिट देखती है फाइनेंशियल जितना भी मतलब खर्चा सरकार सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं वाहियात खर्चा तो नहीं कर रही है, कहीं जरूरत से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये पीएससी का काम है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जीरो आर इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, जीरो आर का मतलब क्या होता है? पहला फर्स्ट आर ऑफ द सेशन, दूसरा व्हेन प्रिविलेज मोशंस आर एक्सेप्टेड, तीसरा है आर बिफोर क्वेश्चन आर, या चौथा टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर। तो इसका आंसर है टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर। ठीक है। जीरो आर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही मेंशन्ड है, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, लेकिन एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है। और ये इंडियन इनोवेशन भी है, मतलब इंडिया में ही ये चलता है। और इसका जो टाइम है इमीडिएटली क्वेश्चन आवर्स के बाद होता है। ठीक है। और ये अर्जेंट आर के लिए यूज होता है विदाउट प्रायर नोटिस। और इसको जीरो आर इसलिए कहते हैं कि 12 बजे से शुरू होता है। ठीक है। जीरो आर ऑन क्लॉक। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है प्रीवियस क्वेश्चन 2021 वाला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2022 को लेके चलेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ आपको, इस बार भी सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आपका सिर्फ प्रीलिम्स से निकालने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको मेंस भी लिखना होगा। मेंस में लिखने के लिए आपको उसमें नंबर भी लाने होंगे। में रैंक अगर अच्छा स्कोर करना है, अगर कोई आपको एसडीएम वगैरह ये सब की पोजीशन चाहिए तो आपको काफी अच्छे आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है। एसडीएम डीएसपी की पोजीशन आपको जितना बढ़िया आंसर लिखोगे उतना बढ़िया आपको पोस्ट मिलेगी। और ज्यादा बढ़िया आंसर लिखने के लिए ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होनी भी जरूरी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है। आपका सिलेक्शन होने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी और अच्छी रैंक मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। तो और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। और हम आपके आंसर्स आप जिस हिसाब से चाहो, आप एक क्वेश्चन एक दिन में करना चाहो, दो क्वेश्चन एक दिन में करना चाहो। ठीक है। तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप वो प्लान ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको ये कुछ महंगा लग रहा है तो जो डिस्काउंट चाहिए होगा आप एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे तो जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा वी विल ट्राई टू गिव इट। ठीक है। ताकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मनी शुड नॉट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट शुड नॉट बी द इम्पेडिमेंट इन योर ग्रोथ जर्नी। ठीक है। तो इसीलिए आप आंसर राइटिंग करो। और फिर यहाँ पे ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप इन चारों मीडियम से किसी के भी थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हो नीचे ही। ठीक है। और एक और बात कि आपने जो भी क्वेश्चंस अभी तक करे हैं, जितने भी गलत हुए हैं वो आप लिख देना कि टोटल रॉन्ग क्वेश्चंस इतने गलत क्वेश्चंस हुए हैं आपसे। ठीक है। जब ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे होगे। ठीक। तो फिर हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी हार्ड।